हेलो एवरीवन। वेव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। क्लास 12th के बच्चों के लिए जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको क्रैश का वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाएगा, और जितना वीडियो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको बिल्कुल ध्यान लगा के, मन लगा के, पेन और पेपर लेके इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। जो पॉइंट आपको नोट करने के लायक लगेगा, जो आपको नहीं पता होगा, उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाइएगा, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज कर सकें। तो आज की वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का 10 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ, जो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और पूरा का पूरा चांस रहता है कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। और इस क्वेश्चन से करने से फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि इस क्वेश्चन के आसपास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, और कुछ इधर उधर अगर क्वेश्चन घूमता है तो आप आसानी से उसको हैंडल कर पाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। कोलंबियन फोर्स इज। कोलंबियन फोर्स कैसा फोर्स होता है? तो कोलंबियन फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि दो स्टैटिक चार्ज Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है, इसी को हम कोलंबियन फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इक्वल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अगर इसी के जगह पे अगर हम बोलें कि एक प्लस है एक माइनस है, अगर एक Q1 है एक Q2 है, एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, ये दो चार्ज है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगता है। ये दोनों के बीच में एक पॉइंट है, ये Q2 Q1 को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, Q1 भी Q2 को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये चार्ज के बीच में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो है ही। तो हम कह सकते हैं कि कोलंबियन फोर्स कैसा फोर्स है, तो इसका सेंट्रल फोर्स भी सही आंसर होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी सही होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी, ठीक है। क्योंकि सी ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी, तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन को कि कोलंबियन फोर्स सेंट्रल फोर्स भी होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट along x axis then इक्विपोटेंशियल सरफेस इज along। देखिए आपका इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है आपके पास, ठीक है, एक सरफेस है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ध्यान रखिएगा कि इस सरफेस एस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। कब? इसका कंडीशन है कि जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो दिखाते हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन से दिखाते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन इस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। कब? इससे इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा सवाल बनता है। कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी सरफेस एस है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये सरफेस है, तो ये सरफेस एस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस तभी कह सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, तो भी हम इसको कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो आप एक्सिस तो समझते ही हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस किस डायरेक्शन में जाएगा? तो इसका जो परपेंडिकुलर सरफेस होगा वो वाई जेड में जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अलॉन्ग होगा, अगर एक्स के अलॉन्ग है तो जो बाकी दो एक्सिस बचता है ये इसके अलॉन्ग जो हो जाएगा वो सरफेस हो जाएगा। अगर हम बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स के जगह पे बोलते कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन हो जाता? एक्स जेड। अगर हम बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन हो जाता? एक्स वाई। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे उसको छोड़ के बाकी जो एक्सिस से प्लेन बनने वाला है वो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, और उसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? देखिए फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था? एक्स एक्सिस, तो बचा कौन? वाई जेड। तो वाई जेड जो आंसर होगा वही होगा, वाई जेड प्लेन,
ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अलोंग वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब इसके में घुमा सकता है कि एक्स की जगह वाई दे दे, वाई की जगह जेड दे दे, तो आप उसी तरह से चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप इससे बहुत बार सवाल आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है इसी को बोलते हैं स्टैट कूलम। इसी को क्या बोला जाता है, स्टैट कूलम। इसको ऐसे भी लिखता है स्टैट कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम उसी को बोल रहे हैं, तो ये है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो चार्ज का सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट है, चार्ज का सीजीएस यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को बोलते हैं स्टैट कूलम। अब इसका वैल्यू आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। 1 कूलम चार्ज अगर रहेगा तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में वैल्यू होता है 3 × 10⁹, ठीक है। 1 कूलम चार्ज बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है, या इसी को बोलते हैं स्टैट कूलम, ठीक है। आपसे पूछा गया कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहा जाता है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्वांटम। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसी को बोलते हैं क्वांटा, एक क्वांटा चार्ज है उसी को क्वांटम लिखा गया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसी को बोला जाता है क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो पूछा गया कि क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज ESU में कितना होगा, तो 1 कूलम में आपको बता दिया गया है कितना होता है, तो इतना में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 है, 16 × 3 4.8 हो जाएगा, और गुना 10⁻−19 10⁻9 तो 10⁻−10 हो जाएगा। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं 4.8, तो 4.8 तो यही आसपास है, और 10⁻−10 तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आपको बताया ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चा वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाता है। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। अब जिसका पूछा जाए, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया कि क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ESU में वैल्यू कितना होगा, तो क्वांटम इसको कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 1 कूलम का पता है तो इतना में कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसमें से डायरेक्टली छपेगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को एकदम ध्यान लगा के अच्छे से इसको समझना है और करना है। जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज। तो आपको बहुत बार सुनाई दिया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर आप कोई वर्क डन करते हैं तो वो पूरा वर्क डन आपको स्टोर मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी में, वो कोई भी लॉस उसमें नहीं होता है, इसलिए इस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलम चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये तो ऊपर अभी समझाए थे कि 1 कूलम चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना होता है, 3 × 10⁹ होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्पेसिफिक चार्ज। ये टर्म को ध्यान रखिए, स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज कुछ नहीं होता है, चार्ज और मास का रेशियो होता है। तो क्या बोला कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज E होता है और मास उसका इलेक्ट्रॉन का ले लीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.31 × 10⁻31 होता है। तो इसको आप सोल्व करके डिवाइड करके देखिएगा, यहाँ से आप जाइएगा तो 10 के पावर कितना 11 आएगा, 10 के पावर 11, तो 10 के पावर 11 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूनिट देखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो ऊपर में चार्ज है तो चार्ज का हो जाएगा कूलम, और नीचे में मास है तो कूलम पर किलोग्राम, देखिए कूलम पर किलोग्राम। तो कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है, तो यूनिट भी आपको ध्यान रखना है, कभी डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो डायमेंशन भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एमंग दिज विच क्वांटिटी क्वेश्चंस आर स्केलर, मतलब कौन सा स्केलर है ये पूछा गया है। चार्ज स्केलर है, कैपेसिटी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि वेक्टर होता है, तो इसमें 3 ऑप्शन सही है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2011 का है, 2012 का है, दिख रहा है। पहले जो क्वेश्चन आता था बोर्ड के एग्जाम में मोर देन 1 करेक्ट होता था, 4 ऑप्शन में 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है। तो पहले का एग्ज़ाम जो थोड़ा अच्छा लेवल का होता था, आजकल तो 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से कोई भी 35 जो आपको आता है वो बना लेना है। तो आपको हम ऐसा वादा किए हैं कि जितना आपको ज़रूरत है 70 नंबर लाने के लिए,
उतना सवाल हम आपको कराएंगे। अगर आप उसको अच्छे से देख के जाते हैं तो आप गारंटी रखिए कि 70 में 70 नंबर आप बना के आएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही है। कौन सा स्केलर है? चार्ज भी स्केलर है, कैपेसिटी भी स्केलर और पोटेंशियल भी स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, 1 स्टैट कूलम में कितना कूलम? देखिए क्वेश्चन को उलट पलट रहा है। अभी आपको क्या बोले थे कि 1 कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि 1 स्टैट कूलम बराबर क्या होगा? तो 1 स्टैट कूलम बराबर क्या हो जाएगा? तो उल्टा जाएंगे तो 1/3 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करके भागा दे के भी देख सकते हैं। तो 1/3 × 10⁹, तो 1/3 × 10⁹। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। देखिए मिस प्रिंट क्या है कि 1/, ये पूरा होना चाहिए था। 10⁹ यहाँ नहीं होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। 10⁹ यहाँ पे होना चाहिए। 1/3 × 10⁹, ये ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं कितना आता है। हो सकता है कि कभी अगला बार एग्जाम में आए तो ये 1/3 ना दे के डिवाइड कर दे। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.33 गुना 10⁻⁹। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 × 10⁻⁻10। तो ये भी ऑप्शन में आपको दिख सकता है। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा सवाल है, घुमाया हुआ सवाल है। क्या बोला? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। एक स्फेयर है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? इफ़ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम। अगर ये स्फेयर, मान लीजिए कि ये स्फेयर है, ठीक है, इसको हम स्फेयर मानते हैं। फिर से समझिए, एक स्फेयर है, ये स्फेयर है, इस पर चार्ज बोला कि चार्ज का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है। तो बोला कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फ्लक्स क्या होता है? गॉसियन सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसी को फ्लक्स कहते हैं। आप फ्लक्स निकालने का गॉस लॉ आप पढ़े होंगे कि फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q/ε0। तो Q का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में बदल दीजिए। 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ε0 का वैल्यू आप जानते हैं 8.85 × 10⁻12। इसको आप डिवाइड कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, दिख रहा होगा, पाई के फॉर्म में। तो आप क्या कीजिएगा कि पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 ले लीजिएगा। तो 36 × 3.14 से गुना कीजिएगा और इसके बाद इससे मैच कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका ऑप्शन आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 ही सवाल है इस वीडियो में और 10 सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसमें देखिएगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, इसमें भी 2 ऑप्शन सही है, बी और डी। ये सब सवाल आपको रिपीटेड सवाल है, फिर से आपके एग्जाम में आने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सब सवाल को अच्छे से आप देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।